अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजीन अजीज। राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज से एक साल पहले मई 2025 के उन गर्म दिनों में खित्ते की तारीख का एक ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की बहादुर अफवाज की ताकत को दुनिया के सामने साबित किया, बल्कि भारत की फौजी और सफारती बर्तरी के तमाम दावों को खाक में मिला दिया है। मार्का हक और उसके तहत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने पाकिस्तान को खित्ते का अकेला चैंपियन बना दिया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने न सिर्फ भारत की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उसे ऐसा सबक दिया कि आज भी दिल्ली के दरबार में वो जख्म ताज़ा है। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले शुरू किए, जिसको भारत ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर धाक बिठाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने फौरन जवाब दिया। पाकिस्तान फिजाइया ने भारतीय फिजाई हदूद में घुसकर उनके अड्डों को निशाना बनाया। पाक फिजाइया के बहादुर पायलट्स ने चीनी साख्ता F-17 थंडर और F-16 की मदद से भारत के 6 से जायद जंगी तैयारे, जिनमें राफेल भी शामिल थे, गिरा दिए। भारतीय S-400 सिस्टम भी नाकाम रहे। पाक फौज ने भारत के अंदर उनकी फौजी तंसीबात को तबाह किया, उनकी सप्लाई लाइंस को मुनक़ता किया और उन्हें नाकों चने चुभवाए। ये सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये कौम की गैरत, क़यादत की बसीरत और अफवाज के अज़्म का इम्तिहान था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं, बल्कि एक एटमी ताकत है जो अपनी खुद मुख्तारी के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। दुनिया हैरान रह गई। आलमी मीडिया बशमूल BBC, अल जजीरा और राउटर्स ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। भारत की रुसवाई इतनी शदीद थी कि उसके अपने अंदर से आवाजें उठी। भारतीय फौजी तज्जियाकारों ने एतराफ़ किया कि उनकी स्ट्रेटेजिक गलती ने उन्हें रुसवा किया और जिल्लत का सामना करना पड़ा। भारत, जो खुद को खित्ते का बड़ा भाई कहता था, एक छोटी सी जंग में नाकाम होकर दुनिया भर में मजाक का मौजू बन गया, जबकि पाकिस्तान का मकाम आसमान को छू गया। खित्ते का अकेला चैंपियन बनकर हमने साबित कर दिया है कि हमारी अफवाज न सिर्फ दिफा कर सकती है, बल्कि हमलावर को उसके घर में जाकर सबक दे सकती है। इस फतह के एक साल बाद आज मई 2026 में पाकिस्तान की कामयाबियां तसलसल से जारी हैं। मार्का हक की वजह से ही सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा तय हुआ, जिसके तहत पाक फिजाइया के जंगी तैयारे सऊदी अरब में तैनात हैं। लीबिया के साथ भी अस्करी ताउन की डील्स हुई, जो पाकिस्तान की फौजी सलाहियतों की आलमी सतह पर मांग बढ़ा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव अरूज पर है, तो पाकिस्तान वाहिद अमन पसंद सालिस के तौर पर सामने आया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी करते हुए हमने न सिर्फ खित्ते में अमन की राह हमवार की, बल्कि सऊदी दिफाई मुआहिदे के बावजूद अपनी गैर जानिबदारी और सफारती हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। ये सब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दूरअंदेश क़यादत का नतीजा है, जिन्होंने न सिर्फ जंग जीती बल्कि अमन की बुनियाद भी रखी। पाकिस्तान की कामयाबी का एक साल, क्या भारत आज तक अपने जख्म भर पाएगा? आलमी सतह पर सफारती और अस्करी जिल्लत के बाद क्या भारत दोबारा जाहिरियत की गलती करेगा? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। आपको वेलकम करती हूँ स्नो राउंड अप में। राशिद साहब, आज 6 मई 2026 है और मार्का हक को गुजरे पूरा एक साल हो चुका है। अगर हम मई 2025 के उन मखदूश हालात का आज के पुरसकून और मुस्तहकम पाकिस्तान से मवाजना करें, तो आपके ख्याल में इस एक साल के दौरान पाकिस्तान ने दिफाई और नफ्सियाती तौर पर खुद को कितना बुलंद किया है, और उसके बरक्स भारत आज आलमी सतह पर अपने दिफा और अस्करी और सफारती मामलात में किस मकाम पर खड़ा है? जी, बहुत शुक्रिया। इसमें तो एक सी चेंज आया है। एक साल में पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है, जबकि भारत ने बहुत कुछ खोया है। और ये इतनी स्टीप ट्रेजेक्टरी रही है एक साल में कि इस पे बिल्कुल ये एक मुहैयरुल अकूल किस्म का वाक़या है कि एक साल पहले ताकत के नशे में चूर, घमंड की बलबूते पे एक ऐसा मुल्क जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल खित्ते में आइसोलेशन से दो चार किया हुआ था, और वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस सोचकर पाकिस्तान पे हमला करने की ठान रहा था। और उसके मकासद ये थे कि पाकिस्तान को एक क्लाइंट मुल्क के तौर पे अल्टीमेटली झुकाया जाए और बहुत सी जो कंसेशंस हैं वो उससे ली जाएं मुज़ाकरात की मेज़ पे, और पहले उससे
जंग जैसे हालात क्रिएट किए जाएं। मगर बदकिस्मती से भारत के वो तमाम जो ख्वाब थे वो ताबीर ना हो सके। उसको जंग में शिकस्त हुई और उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए उसके बाद उसने दुनिया भर में जाके प्रोपेगेंडा किया, मगर किसी ने उसको बाय नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का स्टांस हक सच पे मबनी था, इंटरनेशनल लॉ के राइट साइड पे था और पाकिस्तान ने एक शफ़ाफ तहकीकात की पेशकश की थी पहलगाम वाक़े के बाद, जिसको भारत हमेशा सरफ़े नज़र करता रहा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको बड़ा मनफ़ी लिया। उसके बाद भारत का कुछ बचगाना रवैया था डिप्लोमेसी और इंटरस्टेट रिलेशंस की डोमेन में, जिसको दुनिया ने बहुत कदर की निगाह से नहीं देखा। और सो मच सो कि जो अमेरिका जैसा मुल्क भी वो इस दोगले रवैये से मुतनफ़र हो गया और पाकिस्तान की जानिब अमेरिका का झुकाव ज़्यादा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन के उभरा जो न सिर्फ हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, मोरालिटी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करने वाला था, बल्कि वो एक ऐसा मुल्क जो जौहरी ताकत होते हुए भी रिस्पॉन्सिबल था और कन्वेंशनल डोमेन में दांत खट्टे करने के बावजूद उसने बहुत गुरेज का मुजाहरा किया कि एस्केलेशन से बचा जाए। तो ये वो जो कुछ खसूसियात थी जो बैनुल अक़वामी कवानीन की पाबंदी के हवाले से, अस्करी रिस्पॉन्स के हवाले से, एक इंटरनल कोहिजन जो दिखाई दी, तो दुनिया ने देखा कि एक नया पाकिस्तान उभरा है। तो उसकी जो स्टैचर में, उसके जो डिप्लोमेटिक हेफ्ट में बहुत इजाफा हुआ और उसकी वजह से हमें बहुत से डिविडेंड मिले। बिल्कुल सही। भारत नो डाउट टेम्परेरी आइसोलेट हो गया और ईरान और के उनको पूरी साथ दुनिया में सुबकी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही। दुनिया भर की फौजी तारीख में बहुत सी जंगें लड़ी गई हैं, लेकिन मार्का हक को मौरखीन एक सुनहरा बाब करार दे रहे हैं, जहां जंग तो बहुत मुख्तसर हुई मगर उसने दुनिया में ताकत के तवाजुन को बदल दिया है। आप एक दिफाई माहिर की हैसियत से इस जंग को तारीख के बड़े मार्कों जैसे 1965 या जंग अजीम के अहम मार्के, उनके मुकाबले में कहाँ देखते हैं और उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है? देखिए, जब आप जंगों का तकाबली जायज़ा करते हैं तो आपको उनके अगराज़ व मकासद और जो एनवायरनमेंट होता है उस पे निगाह रखनी चाहिए। अभी जंग उसके जो तरीक़ाकार है और उसके कंडक्ट करने का जो एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक तरीका है वो बदल गया है। नेचर ऑफ वॉर भी बदल रही है, ग्रामर ऑफ वॉर भी बदल रही है नॉर्म्स डिफरेंट हो गए और हैं। जो टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर और जो मिसाइल्स हैं, फिर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ दुनिया जा रही है, जहाँ पे एक सिस्टम या एक प्लेटफॉर्म नहीं लड़ता। सादा अल्फाज में जिस तरह भारत के राफेल तैयारे थे वो दुनिया में बहुत माने हुए थे रेपुटेशन वाइज, मगर सिर्फ उसके बलबूते पे भारत कोई अपना ना टैक्टिकल मकसद हासिल कर सका, ना कोई ऑपरेशनल मकसद। और वजह ये थी कि आजकल के दौर में आपने एक मरबूत एक सिस्टम क्रिएट करना होता है जिसको नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें आपका जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, आपका जो प्लेटफॉर्म है जिसने फायर करना है, आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या ग्राउंड कंट्रोल से जो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो सैटेलाइट से जो आपको फीड आ रही है, वो तमाम उनके दरमियान एक लिंक होना चाहिए, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर होनी चाहिए और जो एक सलाहियत होती है पहला मिसाइल या पहला रॉकेट या पहली गोली फायर करने की, वो आपके दुश्मन से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो आपकी ये कैपेबिलिटी है, जो डेटा लिंक्स के ज़रिए ये वो कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर पैदा करती है और वो एबिलिटी देती है कि आप बेहतर ऑब्जर्व कर सकते हैं जल्दी दुश्मन को, जल्दी अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं, अपने हथियारों को जल्दी फैसला कर सकते हैं और जल्दी उस पर एक्ट करके बटन दबा सकते हैं। और जो दुश्मन है इस तरह मरबूत नहीं है, जिसने ट्रेनिंग फर्क की हुई है और उसका नेटवर्क फ्रैगमेंटेड है, तो वो आपका मुकाबला नहीं कर पाता। और यही हुआ, भारत ने चूंकि बहुत रिलाई किया हुआ था प्लेटफॉर्म सेंट्रिक वॉरफेयर पे, उनके पास हथियारों की तो कमी नहीं थी, क्वांटिटेटिवली वो बहुत सुपीरियर थे, मगर उसके बावजूद उनके जो डेटा लिंक्स थे, जहाज़ों के दरमियान आपस में रब्त नहीं था,
ग्राउंड कंट्रोलर के साथ उनका वो डेटा लिंक एक लैंग्वेज स्पीक नहीं कर रहे थे, और जो उनका काफी सारे मच लूप होल्स थे। वांटेड बिल्कुल S-400 सुपीरियर त्यारे और एदाद शुमार में ज्यादा होना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपका स्किल्ड होना, आपकी स्ट्रेटेजी बेहतर होना और फिर आपका फेथ होना, ये ज्यादा मैटर करता है, और हमने ये प्रूव भी किया। सर, मई 2025 की इबरतनाक शिकस्त के बाद आलमी ताकतें और बैनुल अक़वामी अदारे जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और बाकी आलमी मीडिया, जो पहले भारत की नाम निहाद फौजी ताकत के बड़े गुण भी गाते थे, आज एक साल बाद उनका बयानिया पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी के हवाले से यकसर बदल गया है। आपको क्या लगता है कि भारत दोबारा उस बयानिए को आलमी सतह पर फैलाने और खुद को मनवाने की पोजीशन में कभी आ सकेगा? देखिए, ये कोशिश तो वो जरूर करेगा, और वो कोशिश कर भी रहा है। उसने अनाउंस किया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी जारी है और वो बदला लेने के दर पे है। मगर ये बहुत एक तिफलाना किस्म की सोच है, क्योंकि एक तो जौहरी कुव्वत है, उसको एक बहुत जिम्मेवार रवैये का मुजाहरा करना चाहिए। ये सोचना कि न्यूक्लियर डिटरेंस की छतरी के नीचे कोई किसी किस्म की स्पेस है कन्वेंशनल वॉरफेयर की, ये बहुत खतरनाक रवैया है। और उस रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि वहाँ एक हिंदुत्वा ड्रिवन RSS की आइडियोलॉजी से मुताबिकत रखने वाली, बल्कि RSS की आइडियोलॉजी से ड्राइव होने वाली हुकूमत है, जो नफरत पे जिसकी पूरी सियासत का दारोमदार है। और वही सियासत, वही रवैये जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और फॉरेन पॉलिसी पे भी मुंतबिक होते हैं। तो खित्ते की किसी कुव्वत को आप देख लें, उसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो बहुत मुखासमत है। कश्मीरियों का जैसे जुल्म और बर्बरियत का उसने एक बाजार गर्म किया हुआ है उनकी। बट सर, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि पाकिस्तान ने जख्म तो भारत को बड़ा गहरा दिया है। फिर आप समझते हैं कि मई 2025 की जरबकारी के बाद भारत में दोबारा कोई इतनी हिम्मत या जुर्रत पैदा हो सकती है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसी किसी नई मुहिम जोई का सोचे भी? होना नहीं चाहिए, मगर जैसे मैंने कहा कि ये रवैये जो होते हैं, ये फंक्शन होते हैं एक रैशनल एक्टर की सोच के। मगर वो रैशनल एक्टर वहां नहीं है। वहां पे वो कॉस्ट बेनिफिट की जगह आइडियोलॉजी जहां आ जाती है, तो बहुत सी इरैशनैलिटीज हो जाती हैं। तो उसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना होगा, प्रिपेयर्ड रहना होगा, और हमारी जो तैयारी है, हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, वही हमारा एक किस्म का सिद्दे सिकंदरी साबित होगी, और उनके लिए एक डिटरेंस होगी। हमारा एक न्यूक्लियर डिटरेंस बहुत इफेक्टिव है। तो उनको मालूम है कि खास हद से आगे और थ्रेशोल्ड से आगे हमारी रेड लाइंस हैं, वो नहीं जा सकते। तो वो एक लिमिटेड उस किस्म की कन्वेंशनल जंग में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जिससे मिसाइल वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर और इस किस्म की एक्टिविटी से कुछ ऐसा नुकसान कर सकें, या कुछ जो ग्राउंड पे ऐसी फोर्सेस को वो रिकन्फिगर कर रहे हैं, ऑल आर्म्स, कंबाइंड आर्म्स, जो कि क्विक एग्रेशन के काबिल हों, जल्दी से हमारी कुछ टेरिटरी ले लें और फिर दुनिया के सामने उसको ट्रॉफी के तौर पे लहराएं। तो उसके लिए हमारी फोर्सेस तैयार है। हम भी उनका बहुत जायजा ले रहे हैं, जो वहाँ डेवलपमेंट, क्योंकि नॉन काइनेटिक मींस के जरिए तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट कर ही रहे हैं। जी हाँ, वो प्रॉक्सी वॉरफेयर जो है वो तो जारी है, और वो भी एक उनकी सोच की अक्कासी करती है। वो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। दहशत गर्दों को वो सरपरस्ती तो इंटरनेशनल कवानीन के भी मुनाफी है, और वो अपने ऊपर भी, क्योंकि अगर ऐसी मॉडल जो दूसरे मुल्क में आप वो करते हैं, तो फिर उनके अंदर भी बहुत से मसाइल हैं। उनकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, रेड कॉरिडोर है, कश्मीर है, बहुत मसाइल हैं। तो अगर कोई उनके खिलाफ दोबारा रिटेलिएट करेगा, तो प्रॉक्सी वॉरफेयर जो है ये बहुत खतरनाक खेल है। दहशत गर्दी का जो एक पूरा निज़ाम है इस खत्ते में, तो अफगान तालिबान रजीम बदकिस्मती से इस वक्त वो खेल खेल रहे हैं उनके साथ मिलके। तो उनको उससे गुरेज करना चाहिए, और दोनों ममालिक जो हैं, पाकिस्तान और भारत, एक दोनों जौहरी कुव्वतें हैं, और इसका नतीजा जो है बहुत कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। बिल्कुल सही है। जब जंग होती है अकल के नौका लेने की जरूरत है। सर, इस मार्के की सबसे बड़ी खासियत
चीनी टेक्नोलॉजी खासतौर पर JF-17 थंडर का राफेल जैसे महंगे मगरबी तैयारों के खिलाफ नाकाबिले यकीन बर्तरी साबित करना थी। आपके ख्याल में इस कामयाबी ने ग्लोबल आर्म्स मार्केट में चीनी और पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत की मांग को कितना बढ़ा दिया है, और क्या अब वो जो एक थी वेस्टर्न सुपीरियॉरिटी टेक्नोलॉजी जो थी, उसका जो कॉम्प्लेक्स जो था, वो उसका बुत टूट चुका है? देखिए, जो भी मार्का होता है तो क्योंकि उसकी एक एम्पिरिकल टेस्टिंग हो जाती है तो इसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। स्टॉक्स उन कंपनियों के डाउन हो गए थे। राफेल का आपने जैसे देखा, दीगर ममालिक ने जिनके ऑर्डर्स भी कैंसिल कर दिए थे, तो वो एक रेपुटेशनल लॉस होता है जो बाकी लॉसेस से बड़ा लॉस होता है, उसको रिकवर करना जरा मुश्किल होता है। तो रेपुटेशनली चाइनीज इक्विपमेंट को बूस्ट मिली और पहली बार एक्टिव एक एरियल कॉम्बैट में वो टेस्ट हुए और J-10 थे, J-17 थे, इन दोनों ने अपना किरदार बखूबी निभाया। और सबसे अहम बात है कि बेहतरीन ट्रेनिंग और बेहतरीन सिस्टम्स इंटीग्रेशन के जरिए इनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया और जिस तरह एक नेटवर्क की सूरत में उनको इंटीग्रेट किया गया मल्टीपल डोमेन्स में, इसने हमें फतह दिलवाई। और हथियार इतना अहम नहीं होता जितना कि उसका इस्तेमाल, उसकी ट्रेनिंग और मोटिवेशन होती है। वो पाकिस्तान ने करके दिखाया और जाहिर है वो चीनी हार्डवेयर थी, उसकी काफ़ी उसको रेपुटेशनल बूस्ट मिला और उसकी वजह से जाहिर है पाकिस्तान को भी बहुत से ममालिक ने ऑर्डर्स दिए। अब JF-17 के पाकिस्तान काफी सारी डील्स हुई उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारा तो उसका एक इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट रेपुटेशनल जो हमने हेफ्ट लिया। ठीक। अच्छा सर, चीनी साख्ता तैयारों और मिसाइलों ने जिस तरह भारतीय रेडार्स को चुकमा दिया और उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मफलूज किया, भारत ने रशिया से हासिल करदा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च किया और उसे नाकाबिले तस्खीर करार दिया। मगर मार्का हक में हमने देखा कि पाक फिजाइया ने जिस तरह न्यूट्रलाइज किया उसको, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि मुस्तकबिल की जंगें अब सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की हैं? क्या पाकिस्तान इस हवाले से मजीद जिद्दत भी ला रहा है जो दुनिया के लिए सरप्राइज हो? बिल्कुल जिद्दत ला रहा है और कम रिसोर्सेज होने के बावजूद पाकिस्तान ने बेहतरीन इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी का, खासतौर पे एयरफोर्स ने, जिसने आपने खुद अभी जिक्र किया है कि S-400 बैटरीज जो कि बहुत उनका रेंज होता है, बड़े मौसर वो एयर डिफेंस का वो सिस्टम है, मगर उसके अंदर भी गैप्स थे और उनको स्टडी किया गया पीस टाइम में, उस पर ट्रेनिंग की गई और ऐसे इनोवेटिव टेक्निक्स अडॉप्ट की गई कि उसका जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे जो बहुत कम लोग पता होते हैं और उसको एक्सप्लॉइट किया गया बहुत महारत से और बहुत करेज से, इवन एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल जो उसको जिंदगी का जान का खतरा था पायलट को। वो इतना करीब गए, वहां से लो फ्लाइंग करते हुए रेडार को इवेड किया, वहां से वो जो मिसाइल लॉन्च किया उस पर और वापस आए। तो ये एक बहुत बहादुरी, महारत, इनोवेशन उसकी एक आला मिसाल है। तो टेक्नोलॉजी को बेहतरीन इनोवेटिवली इस्तेमाल करते हुए आप किसी बरतर टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे सकते हैं। ये आपकी इनोवेशन, आपकी महारत और आपकी करेज का नतीजा होता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, आवाजों और खामोशियों के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच दी गई है जहां एक तरफ व्हाइट हाउस की मेज पर फैली 14 नुकाती दस्तावेज है और दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ की लहरों में छुपी नामालूम बारूदी सुरंगें। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त किसी जज्बाती बयानबाजी का नहीं बल्कि एक ऐसी शतरंज का मरकज है जहां मोरे वाशिंगटन, तेहरान और इस्लामाबाद से हिलाए जा रहे हैं। ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस हकीकत की तस्दीक कर दी है कि अमरीकी तजावीज़ तेहरान पहुंच चुकी हैं, लेकिन क्या ये महज एक मफामती यादाश्त है या तेहरान के लिए कोई हतमी अल्टीमेटम? अमरीकी खबरसां अदारे एक्सियोस ने यह इंकशाफ किया है कि इस 14 निकाती फॉर्मूले के तहत ईरान 12 से 15 साल के लिए अफजूदगी रोकने पर गौर कर रहा है, जबकि वाशिंगटन 20 साल की जमानत मांग रहा है। इस सौदेबाजी का सबसे हैरान कुन पहलू वो तजवीज़ है जो एक्सियोस ने रिपोर्ट की है कि ईरान अपना आला अफसूदा यूरेनियम बरह रास्त अमरीका मुंतकिल कर सकता है। एक ऐसा इक़दाम जो तेहरान की दिहाइयों पुरानी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली का इशारा है। जहां सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट
फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया है, वहीं अमेरिकी अवाम के अंदर उनकी क़यादत पर शकूक बढ़ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी न्यूज और एप्सोस के मुश्तरका पोल के मुताबिक 59% अमेरिकी ट्रंप को ज़हनी तौर पर और 55% जिस्मानी तौर पर कमांडर इन चीफ के ओहदे के लिए नाअहल करार दे रहे हैं। अरब टीवी अल जजीरा की रिपोर्टिंग इस मामले में एक संगीन पहलू का इजाफा करती है। उधर अमेरिकी ऐवानों में दर्जनों डेमोक्रेट सरकार ने एक नया महाज खोल दिया है। उनका मुतालबा है कि अगर ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात हो रही है तो फिर इजराइल के खुफिया एटमी असासों पर दिहाइयों पुरानी अमेरिकी खामोशी को अब खत्म किया जाए। इस सब में खतरनाक तरीन रिपोर्ट यह है कि अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर अमेरिकी तैयारे का पुरस्रार गायब होना महज एक हादसा नहीं बल्कि इस जैमिंग का नतीजा है जिसने नेविगेशन सिस्टम को अंधा कर दिया है। एक तरफ वॉशिंगटन में एक सफ़े की MOU तैयार है जो जंग के बाकायदा खात्मे का किस्सा सुना रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात की फिजाओं में बैलिस्टिक मिसाइलों का शोर है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि अमारात पर दूसरे रोज भी हमले हुए, जबकि ईरानी मीडिया और पासदारान इनकलाब इन हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद कर रहे हैं। इस जंगी बसात पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि समुद्री मखलूक भी ज़ेरे बहस है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बहरिया 1959 से मरीन मैमल प्रोग्राम चला रही है और अमेरिकी टीवी CNN के मुताबिक अगरचे अमेरिकी हुकाम अपनाए हुर्मुज़ में डॉल्फिन्स के फौरी इस्तेमाल की तरदीद करते हैं, लेकिन अमेरिकी बहरिया दिहाइयों से डॉल्फिन्स को बारूदी सुरंगों की निशानदेही के लिए तरबियत देने का एक बाकायदा प्रोग्राम चला रही है। ये डॉल्फिन्स गदले और अंधेरे पानी में भी देखने और सुनने की गैर मामूली सलाहियत रखती हैं। इस पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार एक कुलीदी सालिस के तौर पर उभरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने के फैसले पर शुक्रिया अदा करना इस बात की अलामत है कि इस्लामाबाद और रियाद की मुश्तरका कोशिशें वॉशिंगटन को एक बड़ी बहरी जंग से पीछे हटने पर आमादा कर रही है। क्या ईरान यूरेनियम की अफसोदगी 15 साल के लिए रोकने पर तैयार हो जाएगा? UAE पर हमलों की ईरान तरदीद करता है तो फिर ये हमले किसने किए? इन मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मशरिक़ वुस्ता उमूर मंसूर जाफर साहब। आपको वेलकम करती हूँ इस राउंड अप में। मंसूर साहब, 14 नुकाती एजेंडा अब मौजूए बहस है और यही वजह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के कहने पर ऑपरेशन फ्रीडम भी रोक दिया है। ईरान के अंदरूनी धड़ेबंदियों के बारे में व्हाइट हाउस का ख्याल है कि क़यादत बटी हुई है। क्या ईरानी सदर की हुकूमत पाकिस्तान इनकलाब को इस 14 नुकाती मुआहदे पर राजी कर पाएगी या ये फिर अंदरूनी रसाकशी मुज़ाकरात को फिर डुबो देगी? जी बहुत शुक्रिया जी। बड़ी पुरानी ख्वाहिश है अमेरिका की और इस्तेमार की कि वो ईरान को दाखिली तौर पे तकसीम शो करके अपने मज़मूम मकासद जो है उसमें कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन अब तक ईरान जो है वो एक सीसा फलाई दीवार के तौर पर अमेरिका के और इसराइली अज़ाइम के सामने खड़ा है और यकीनन आने वाले दिनों में भी इसी नौइयत की यकजहती और हमाहंगी जो है उनकी सफ़ों में बरकरार रहेगी। यही इत्तेहाद मैं समझता हूँ उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी से इस वक्त अमेरिका और उसके दीगर साथी जो है वो बहुत ज़्यादा खाइफ हैं, क्योंकि उन्होंने इसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से अरबों को तकसीम कर दिया है, GCC के अंदर एक फूट डल गई है, फिर उसी तरीके से खुद OPEC नामी जो तंजीम है उसकी सफ़ों में एक इंतशार दिखाई देता है। तो अमेरिका और इसराइल समझते हैं कि शायद इस नौइयत की तकसीम के अमल के नतीजे में शायद उनका एजेंडा जो है वो हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये यकीनन इतना आसान नहीं है। ईरान अपने जो प्रैग्मेटिक डिसीजंस हैं और ख़ासतौर पे जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो बाहमी मशवरे और इत्तफाक़ इत्तेहाद से ही लेते हैं। यकीनन इस वक्त जो एक क़यादत का चैलेंज दरपेश है ईरान को दाखिली तौर पे, वो हकीकी मानों में एक बड़ा चैलेंज है और ख़ासतौर पे इस जंग के नतीजे में जो एक बाहमी राब्ते और ख़ासतौर पे वो जो एक हायरार्की मौजूद थी इससे पहले, यानी ईरान अमेरिका के ईरान पर हमलों से पहले, वो यकीनन डिस्टर्ब हुई है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि वो कोई इस नौइयत की डिस्टर्बेंस है कि जिसके नतीजे में शायद उनकी कोई फैसला साजी के जो मराहल हैं उसमें कोई कमी बेशी हो सकती है। इख्तलाफात यकीनन हुकूमत के अंदर भी होते हैं और माजी में भी होते रहे हैं और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी बिना पे अमेरिका को अगर कोई मंसूबा बना रहा है तो शायद उसके वो मंसूबे कामयाब ना हो। ईरान यकीनन जो नुकात पेश किए गए हैं अमेरिका की तरफ से जवाब में, उस पर एक डिटेल डिस्कशन जो है वो जारी रखे हुए है और आपने देखा कि ईरान की क़यादत जो है, चाहे वो फौजी हो, पासदारान इनकलाब हो या उनकी सियासी क़यादत का जो चेहरा सदर पेज़ेश्कियान की सूरत में है, तमाम के तमाम यकसुई के साथ जो है वो अपने फैसले कर रहे हैं। यही वजह है कि आपने देखा
कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से एक ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च करने का ऐलान किया गया, तो उस पर जिस अंदाज से इन तीनों सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, या जो रियासत के तीनों जो पहलू हैं, जो जाविये हैं, उन्होंने यकसुई के साथ एक नक्शा जो है वो रीड्रॉ किया और उससे मुतय्यन कर दिया कि इस वक्त जो आबनाए हुर्मुज़ की जो मसाहत है वो सिर्फ और सिर्फ उस 12-13 किलोमीटर के रकबे का नहीं है, बल्कि वो फुजारा से लेके आबनाए हुर्मुज़ तक का इलाका उन्होंने एक्टिव वॉर जोन करार दे दिया। और आपने देखा फिर कुछ ऐसी कार्रवाइयां भी हुई जिसको यकीनन ईरान ऑफिशियली डिनाई करता है, लेकिन बाहर उसके नतीजे में जो जोग्राफिया को तब्दील करने की जो कोशिश की जा रही थी, और शायद अमेरिका और इमारात मिलकर जो है एक ऐसा मुतबादल रूट तलाश करने की, जो पाइप्स के जरिए ऑयल की सप्लाई और जो ओमान का रास्ता जो है आबनाए हुर्मुज़ का, उसको इस्तेमाल करते हुए जो जहाज़ों को अपने जलाव में निकालना चाह रहे थे। तो अब आपने देखा कि उन कार्रवाइयों के नतीजे में जो खतरात दरपेश हुए, और उसके बाद यकीनन पाकिस्तान ने जिस अंदाज से अमेरिका को उसके मुज़मरात से और उसके खतरात से आगाह किया, उसके बाद यकीनन अमेरिकी क़यादत ने होश के नाखुन लिए और इस फैसले को मौखर करते हुए मुनासिब जाना कि इस वक्त जो मुज़ाकरात का अमल इस वक्त तातुल का शिकार है किसी हद तक, उसको ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं, इस पर अपना अपना रद्द-ए-अमल देके किसी आगे नेगोशिएशन मरहले में डाला जाए, ताकि जो फेज 2.0 है वो स्टार्ट हो और फ्रेमवर्क मुकम्मल हो। बिल्कुल ठीक। और सर एक और भी तो मसला है कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कि वॉशिंगटन चाहता है कि पहले हम एटमी प्रोग्राम पर बात करें, जबकि ईरान पहले बहरी मुहासरे का खात्मा चाहता है। वो कहता है आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए। इस डेडलॉक में MOU पर दस्तखत होना कितना हकीकत पसंदाना नजर आता है, और अगर ईरान 48 घंटों में हतमी जवाब नहीं देता तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड वाकई बहरी मुहासरे और फौजी कार्रवाई के ऑप्शन को फौरी तौर पर इस्तेमाल करेगी, जो अभी फिलहाल उन्होंने रोक दी हुई है? देखिए जी, ये मामला तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हर ट्वीट का एक मक्ता होते हैं। आखिरी जुमला यही होता है कि अगर ये ना किया इस डेडलाइन तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर ना किया तो वो उनका तो एक हॉट ट्रैक है। तो अब तो लगता है कि उसकी जो मानवीयत है वही खोती जा रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने गोल पोस्ट चेंज किए हैं पिछले तकरीबन 3-4 इन धमकियां में ट्वीट्स के बाद, अब तो लोग उनकी इस बात को संजीदा भी नहीं लेते, और खुद उनकी अमेरिकी मैनेजमेंट जो है, जो इंतजामिया है, वो भी एक धमकी से ज्यादा इसको अहमियत नहीं देती। तो यही वजह है कि इस वक्त ईरान बड़े इत्मीनान के साथ एक टाइम बाय कर रहा है और अपने मामला जो है वो जिसे कहते हैं थ्रेड बेस्ड तरीके से डिस्कस कर रहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और यही चीज ईरान को, अमेरिका को जो है वो खलती है कि ये चीजें जो हम फोर्स कर रहे हैं ये उसे कबूल नहीं कर रहे, बल्कि उस पर मजीद निटिग्रिटी जो है वो निकाल लाते हैं, मजीद उसमें मामला जो है वो आगे निकाल लाते हैं। माजी में अभी तकरीबन 3-4 अगर आप उनके जो ट्रूथ सोशल का जायजा ले तो उसमें उन्होंने ऐसी ही धमकियां दी थी। अभी रिसेंटली भी उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम भी लॉन्च किया था। अब वो उन्होंने क्यों वापस लिया है, और उसके नतीजे में भी उन्होंने यही कहा था कि हम जो अगर हमारे जहाजों को रोका गया या उस पर हमला करने की कोशिश की तो हम उनकी कश्तियां डबो देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन ईरान ने फिर वो करके भी दिखाया ना, अगरचे उसको ऑफिशियली वो पूर्ण नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। और यही वजह है कि उसके जो नेगेटिव फॉल आउट है उनको अमेरिका ने भी बड़े थॉरली असेस किया है, और सिर्फ पाकिस्तान के दबाव में या पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर उसको उन्होंने मौखर नहीं किया। उसमें उनको वो तमाम के तमाम उसके जो मुज़मरात हैं उसके पहलू उनके सामने थे कि इसके नतीजे में ईरान जो है ये जंग एक लिहाज से ड्रैग करके खुद मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर ले जाएगा, फुजारा तक ले जाएगा। और ऐसी सूरत में अमेरिका जिनको बचाने के लिए इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, चाहे वो GCC कंट्रीज हो, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, वो फिर इसकी जिस जंग को ईरान पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं या शिकार उसको करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में उनके वो इत्तेहादी जो बड़े अरसे से उनकी नाकामियों पर एक शाकी दिखाई देते हैं, वो एक मरतबा फिर इस जंग की लपेट में आ जाएंगे। तो दर पता ये इसी इमारात और दीगर GCC कंट्री जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, उनकी यही मैं समझता हूँ जो अप्रोच जिसमें उन्होंने ये तमाम नेगेटिव फॉल आउट जो है उससे अमेरिकी इंतजामिया को आगाह किया, और उसी के नतीजे में आपने देखा कि वो फ्रीडम जो उनका ऑपरेशन फ्रीडम था उसको उन्होंने मौखर किया। और अब भी मैं समझता हूँ जो 48 घंटे की डेडलाइन उन्होंने दी है जवाब के हवाले से, वो भी इसी नौयत की है। सिर्फ और सिर्फ
दबाव में धमकी लाना है, चाहते मतलब हैं। उन लेकिन धमकियों में कोई तकरीबन मानवीयत नहीं है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। अच्छा मसूर साहब, मौजूदा हालात में एक और बड़ी सरप्राइजिंग रिपोर्ट सामने आई है, एक्सियोस की रिपोर्ट। उसके मुताबिक ईरान अपना आला अफजूदा यूरेनियम अमेरिका ट्रांसफर करने पर गौर कर रहा है। आपके ख्याल में तेहरान के लिए अपनी इतनी पुरानी, दिहाइयों पुरानी खुददारी की पॉलिसी को बदलकर एटमी ईंधन कहीं और शिफ्ट करना क्या आसान होगा? कि जहां तक तो ये एक्सेस की रिपोर्ट्स हैं, मैं समझता हूँ ये तकरीबन उसी नौयत की इंटरनल लीक्स होती हैं जिसके नतीजे में अमेरिकी रायनामा को और दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें की जाती हैं। अच्छा। और ये आमतौर पे इस नौयत की रिपोर्ट्स बगैर किसी अथेंटिक सोर्सेज जराए के पेश की जाती हैं और मकसद एक माहौल क्रिएट करना होता है, एक रद्द अमल को गेज करना होता है। तो आपके इल्म में है कि ईरान ने जो है पेशकश की है कि ठीक है, वो अगर ये अफरूदा यूरेनियम जो है किसी तीसरे मुल्क को देना है तो उसमें ईरान के लिए वो किसी किस्म की सॉवरेनिटी या अपनी कोई हाकमियत का कोई सवाल नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिस पर खुद इस वक्त आलमी ताकतें जो है, दुनिया जो है वो राजी हो जाए और उसके नतीजे में उनको ये यकीन हो जाए कि ईरान अपने उस न्यूक्स के प्रोग्राम के हवाले से जो उनका एक शरीफ फतवा है उसकी रोशनी में वो प्रोसीड कर रहा है, लेकिन वो उसके सिविल मकासद के हवाले से अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। जिस तरीके से वो JCPOA के दौर में भी 3.67 अफजूदगी उसे हक दिया गया था, और अब भी मैं समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात इस ज़मन में आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे उसमें ईरान का ये हक तस्लीम किया जाएगा, लेकिन उसमें एक इफ लगेगी कि वो मखसूस मुद्दत के लिए वो 10 साल, लेकिन अच्छा ये मुद्दत, 20 साल एग्जैक्टली ये मुद्दत मैं जानना चाहूंगी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिकन कहते हैं कि जी यूरेनियम आसूदगी पर 20 साल पाबंदी लगनी चाहिए, जबकि ईरान चाहता है कि 12 से 15 साल की बात हो सकती है। आपको लगता है कि ये महज बार्गेनिंग है? ये तेहरान इस वक्त वाकई इतने शदीद दबाव में है कि वो अपना एटमी मुस्तकबिल पर समझौता करने को तैयार हो, या वो ये मान जाए 20 साल के लिए? उसमें ईरान जो है वो तकरीबन 7 से 10 साल की मुद्दत जो है उसको एक काबिल अमल वो समझता है, क्योंकि आपके इल्म में है कि JCPOA में भी इसी नौयत की मोरेटोरियम लगा था और उसके बाद यकीनन जब उससे बैकआउट कर लिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले दौर में, तो फिर ईरान ने भी अपना अफजूदगी का प्रोग्राम जो है वो दोबारा शुरू कर दिया और यही एक महल निज़ाम बना है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान के ऑप्शंस खुले हैं और ईरान इस बारे में कोई बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, टफ स्टांस जो है कम से कम इस मौजू पे नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि ईरान के पास इससे बड़े चैलेंजेस हैं। ईरान न्यूक्स बना के या उस नौयत की कोई चीज करके अमेरिका और उनको दुनिया को खौफजदा नहीं करना चाहता। ईरान को इस वक्त अपनी जो माशी हालात हैं उसकी बेहतरी के लिए पाबंदियों का खात्मा इस वक्त अव्वलीन उसकी जरूरत है। न्यूक्स के जरिए वो ठीक है इलाके में अपने एक डेटरेंस कायम कर सकता है, लेकिन उसके जरिए वो अपने अवाम का पेट नहीं भर सकता, उनकी जो इस वक्त माशी मसाइल हैं उसको हल नहीं कर सकता। खासतौर पे जिस तरीके से बैंकिंग चैनल से उसको निकाल दिया गया है। हाँ जी, बहुत बड़ा चैलेंज है माशी हालात उनके लिए। तीसरा बड़ा तेल प्रोड्यूस करने वाला, गैस प्रोड्यूस करने वाला मुल्क होने के नाते इस वक्त वो जिस कसम पुरसी, आप सोचे कि उनका $1 अमेरिकी $1 जो है वो 16 लाख तोमान के बराबर उसकी इस वक्त कीमत आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि अफरात-ए-ज़र की क्या सूरत हाल है और फिर उसके दर्जे में महंगाई किस कदर ज्यादा होगी। और इसमें ईरानी अवाम जो है वो अपने 2 वक्त की रोटी या अपने दीगर मामला जो है वो किस तरीके से चलाते होंगे। तो ईरान की हुकूमत को, उनकी क़यादत को इन तमाम चैलेंजेस का सामना है और अदराक है, इसीलिए वो इस वक्त अपने दीगर प्रायोरिटीज जो है उस पर आना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसी चीज को क्लोज किया है, बंद किया है कि जिससे कम से कम पूरी दुनिया की तवज्जो और खासतौर पे उन मसाइल की तरफ आए कि जिस वक्त वो इस वक्त वो फेस कर रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और चीज, ईरानी वजीर खारजा का दौरा चीन करना काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कुछ ही दिनों बाद सदर ट्रंप का भी चीन का दौरा है। आप समझते हैं कि चीन जाने से कबल ट्रंप साहब कोई मुआहिदा कर लेंगे ताकि चीन का बराह रास्त प्रेशर उनके दौरे के दौरान ना हो? ये यकीन इस बात का इम्कान है। यही वजह है कि आपने उनकी जो हालिया ट्वीट है या ट्रूथ सोशल है उसमें वो धमकी अमेज डेडलाइन जो है वो भी इसी उजलत में है कि जल्द से जल्द ये मामला जो है वो तय पाएं, ताकि कम से कम वो एक ऐसी नामनहार ट्रॉफी की जिसको वो अपने नजदीक एक विक्ट्री ट्रॉफी समझेंगे, वो इस वक्त जो चीनी सदर है उनके सामने रख सके और उन्हें बता सके कि उनके खित्ते में बहुत बड़े इत्तेहादी जिनके यहाँ से उनकी तेल की 80-90% जरूरियात पूरी होती हैं, उनके साथ अब हम टॉकिंग टर्म्स पे हैं और हमने उनके साथ मामला ठीक कर लिया है। ये वो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त
यकीनन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा प्रेशर, और उसके साथ साथ दाखिली तौर पे उन्हें, मैं समझता हूँ जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनके, वो इन चीजों से ज्यादा मुश्किलात है। खासतौर पे उनको दाखिली तौर पे इस वक्त जो अपने क्रेडिबिलिटी का और खासतौर पे अपनी मकबूलियत का जो बहरान दरपेश है, वो अगर इस वक्त उन्होंने किसी नौयत का कोई सोल्यूशन ना किया, सेटलमेंट ना किया, तो आने वाले दिनों में वो उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत। भाई सर, वॉशिंगटन पोस्ट और अफसोस का जो पोल हमारे सामने है कि 59% अमेरिकन यही समझते हैं कि वो फिट नहीं है, अहल नहीं है लीड करने के लिए। ये बताइए कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुसलसल दूसरे दिन हमले हुए, ईरान तरदीद कर रहा है कि जी हमने नहीं किए, लेकिन अल जजीरा उसे ईरानी कार्रवाई कह रहा है। क्या ये मुमकिन है कि ईरान के अंदर कोई हार्डलाइनर, अगर वो मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए ये सब कर रहा हो, या आपको लगता है कि कोई और स्पॉइलर इस चीज से फायदा उठा रहा है? इसमें दोनों ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर सकते आप। स्पॉइलर का किरदार तो इट्स ऑलवेज देयर, लेकिन जो ईरान के अंदर, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस वक्त जो एक मोज़ैक डिफेंस सिस्टम इवॉल्व हो चुका है या जंग के आगाज में, उसके नतीजे में जो पासदारान इनकलाब की और फौज की जो कमान है वो बिल्कुल लॉजिस्टिक लेवल पर जो है वो मुंतकिल कर दी गई थी। इंडिपेंडेंस उनको दे दी गई थी कि वो जहाँ है जैसे कि बुनियाद पे फैसले अपने तय ले सकते हैं बगैर किसी सेंट्रल मंजूरी और कमान के। तो लिहाजा अब अगरचे इस वक्त मैं जैसे आपके इल्म में है कि जो दाखिली तौर पे उनका जो एक हायरार्की का सिस्टम था, उसमें मौला फैसल रहबर आला का हुआ करता था, लेकिन रहबर आला अपनी सेहत की वजह से इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो फ्रंट से आके कमान कर सके, लीड कर सके। तो उन तक महदूद रसाई की वजह से वो जो चेन ऑफ कमांड है वो रिलेटिवली डिस्टर्ब है। तो लिहाजा उसे देखते हुए इस बात का इम्कान रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कोई कमांडर अपने तौर पे इस नौयत की एक्टिविटी कर ले या मिसाइल दाग दे कि जिसके नतीजे में डायरेक्ट जो है वो इल्जाम ईरान पर आए। ईरान ने ऑफिशियली इसको डिनाई किया है। इसलिए यही यानी मौक़िफ़ सामने आता है कि ईरान यकीनन इस बात का इनकार भी नहीं कर रहा और इसको ओन भी नहीं कर रहा। तो इसका मकसद ये है कि जो खामोशी है, ये मैसेज देने की ये कोशिश है कि जो एक्टिविटी आप इस फ्रीडम ऑपरेशन के जरिए करने जा रहे थे, उसके नतीजे में जिस जोग्राफिया में आप तब्दीली करने जा रहे थे, ईरान उसकी इजाजत आपको नहीं देगा, क्योंकि आप मामलात को सियासी मुज़ाकरात की मेज पर हल किए बगैर आप खित्ते का जोग्राफिया जो है वो इस तरीके से तब्दील नहीं कर सकते कि जिसके नतीजे में आप अपने जलाव में, अपनी हिफाजत में जो है जहाजों को लेकर यहाँ से गुजर जाए और आपने हॉर्मुज़ को एक, आप समझ लीजिए, ऐसी रिडंडेंट एक बुजुर्गा बना दे कि जिसका माजी में तो जिक्र बड़ा सुना था, लेकिन आने वाले दिनों में एक मुतबादल रूट जो बना लिया गया। तो ईरान से जो भी ये कार्रवाई हुई या ईरान ने नहीं की, इस बात से कतई नजर, लेकिन इसके नतीजे में यह बात दी गई, ये तय होगी कि इस कार्रवाई के नतीजे में अगर ये इसको मुस्तकिल बुनियादों पे फ्रीडम ऑपरेशन चलाते तो जंग जो है हकीकी मानों में ईरान इमारात की सरहद के अंदर चली जाती। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, मशरिक़ी अमूर के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।